हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है नेशनल एंड स्टेट न्यूज़, जो कि मार्च और अप्रैल मंथ की है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके, और फिर वहाँ पे आपको HPNT का कोर्स मिलेगा, उसको अवेल करके आप करंट अफेयर्स की जो PDF है उनको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे हमने आपके लिए और भी बहुत सारे पावर पैक हो गया, महाअभ्यास हो गया, ये सब चीज़ें लॉन्च करी हैं, जिसमें जाके आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए जो प्रेपरेशन है उसको और भी अच्छा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने एक सी वीड पार्क बनाने की बात करी है, जो कि बनाया जाएगा तमिलनाडु वाले रीजन में। देखो, नाम से हमें ऐसे लगता है कि जो शायद सी वीड है वो एक वीड का मतलब ये होता है कि अनवांटेड प्लांट्स, लेकिन यहाँ पे जो सी वीड है वो एक मिसनॉमर वर्ड है। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अनवांटेड चीज़ है। अब सी के अंदर रहने वाली ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक फूड चेन का काम करती है, उसको हम सीवीड कहते हैं। इनके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी जैसे कि मेरीन प्लांट्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, एल्गे हो गया, जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करती हैं और फूड चेन का सबसे प्राइमरी लेवल होता है। और जो सीवीड है उनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो सकती है, आप कह सकते हो, और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये जो पार्क है तमिलनाडु वाले रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको बनाने वाली है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर ने अनाउंस किया है कि हम अब तेलंगाना से जो पार बॉइल्ड राइस है वो एक्सेस में परचेज नहीं करेंगे। देखो, होता क्या था कि जो तेलंगाना है वो पार बॉइल्ड राइस को बनाता था। पार बॉइल्ड राइस के अंदर जो राइस है उनको पार्शली बॉयल किया जाता था। उसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल, पहले उसको सोख करते हैं, फिर स्टीम करते हैं और उसके बाद उसको ड्राई कर देते हैं। अब उसके बाद जो पार बॉइल्ड राइस बने हैं उनको सेंटर खरीदता था, ताकि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे जो तेलंगाना वाला रीजन है वो पार बॉइल्ड राइस को ज़्यादा प्रोड्यूस करता था एज़ कम्पेयर टू जो झारखंड, केरला और तमिलनाडु वाला रीजन है। लेकिन धीरे धीरे करके इन स्टेट्स ने भी पार बॉइल्ड राइस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पार बॉइल्ड राइस है उसकी डिमांड हो गई कम। तो इसीलिए सेंटर ने बोला है कि हम एक्सेस के जो पार बॉइल्ड राइस है तेलंगाना वाले रीजन से अब वो नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। आपको पता होना चाहिए कि पार बॉइल्ड राइस होता क्या है, और उनकी ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। जितना ज़्यादा हम इसको बॉयल करके सोक और ड्राई करते हैं तो उसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाती है। इसीलिए ये पार बॉइल्ड राइस जो है न्यूज़ में था, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम सबसे पहले आपने याद रखना है, दैट इज़ ईधर पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब जहाँ पर भी जौन सी भी जगह पर एक्सीडेंट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के अंदर डाल दी जाएगी। अगर किसी ने अपनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस को क्लेम करना है, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे लॉसेस हो जाते हैं जिसको कंपनसेट करने के लिए लोग जो हैं कंपनसेशन का क्लेम डालते हैं, तो उन सारी चीज़ों को फास्टन अप करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जहाँ पर भी एक्सीडेंट वगैरह हो उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर डाल दी जाए। आपने याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने ऐसे 3 सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको इन्हांस किया जा सके, और जो भी व्हीकल्स के एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया ताकि जो साउंड की आवाज़ है उसको खुद ब खुद सुनकर ही जो व्हीकल्स हैं वो रुक जाएं और एक्सीडेंट को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे कि ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंट एंड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा वार्निंग सिस्टम है जो कि साउंड वेव्स के ऊपर काम करता है। जैसे ही कोई एक साउंड वेव्स एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक पहुंचेगी तो ये वाला जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंश्योर करेगा कि एक्सीडेंट को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। इन द सेम वे बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम को भी लॉन्च किया गया, और कॉमन स्मार्ट IoT सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि जो व्हीकल्स हैं खुद ब खुद एक दूसरे से कनेक्शन कर पाएंगे और यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं उनको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो FCRA के अंदर
अंदर अमेंडमेंट लाई गई थी। देखो सबसे पहली बात तो जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट है वो 2010 में आया था। यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो जितनी भी एनजीओज हैं वो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से फंड्स वगैरह ले सकती थी, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए 2010 वाला एक्ट आया था। इन द सेम वे 2020 के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई। अब उस अमेंडमेंट्स के तहत किसी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ये जो अमेंडमेंट्स है वो एनजीओ के राइट्स को एक तरह से वायलेट करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट प्रोवाइड की है उन्होंने ये बोला है कि एफसीआरए एक्ट कोई भी राइट्स को वायलेट नहीं करता है। यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट लाई गई है वो हमारी नेशन की सिक्योरिटी के लिए ही लाई गई है। तो जो भी एक्ट है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी ये राइट्स वगैरह हैं एनजीओ के, जो कि उन्होंने बोला था कि इस एक्ट के तहत वायलेट हो रहे हैं, तो वो सारे जो राइट्स हैं वो कोई वायलेट नहीं हो रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। देन हम बात करते हैं कि जो एफसीआरए है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जितनी भी एनजीओज हैं उनकी जो फॉरेन फंडिंग्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उन्होंने नानर ऑयल रिफाइनरी को रिवाइव करने की बात करी है। सबसे पहली बात तो जो नानर ऑयल रिफाइनरी है वो कौन से रीजन में लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में लोकेटेड है। अब यहाँ के जो लोग हैं इस ऑयल रिफाइनरी के लिए बनने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन इज पॉलिटिकली भी ये रिफाइनरी कई बार शुरुआत हुई इसकी बनने की और बार बार ये रुक जाती थी क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल जैसे वोटिंग वगैरह हो गई थी, है ना, तो असेंबली इलेक्शन आ गई थी, तो उस टाइम पे इसको रद्द कर दिया गया था कि हाँ अब हम इस ऑयल रिफाइनरी को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब दोबारा से इसको रिवाइव करने की बात करी जा रही है। वो इसीलिए रिवाइव करने की बात करी जा रही है क्योंकि अगर यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बनेगी तो आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर डेवलपमेंट होगी और इवन यहाँ के जो लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। आपने याद रखना है कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है 2014 में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे इस रिफाइनरी को मिलकर बना रही हैं तो वो आपने याद रखनी है। दैट इज़ इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया और सऊदी अरब और यूएई की जो एक तरह से कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं इस ऑयल रिफाइनरी को बनाने के लिए। महाराष्ट्र वाले रीजन में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू की है फार्मर्स को। वो ट्रेनिंग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है पहली बात तो, और यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है तो हैदराबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम मैनेज भी बोल देते हैं, अदरवाइज इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन 1987 में बना था और फार्मर्स की वेलफेयर के ऊपर ये काम करता है। अगर मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करूं यहाँ पर तो नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह हैं फार्मिंग के टाइम उनको यूज़ नहीं किया जाता। स्पेशली यहाँ पर नेचुरल चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, एक तरह से केमिकल फ्री फार्मिंग है और लाइव स्टॉक बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी लाइव स्टॉक है, जो भी उनसे जो डंग वगैरह प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर फार्म्स के अंदर डाला जाता है ताकि नेचुरल चीज़ों से ही हम यहाँ पर फार्मिंग कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात करी है, इम्प्लीमेंट करने की बात करी है उत्तराखंड वाले रीजन में। अब ये पायलट प्रोजेक्ट बेस्ड है वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स है, इन्वायरमेंट है और ह्यूमंस हैं, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक को डिस्ट्रॉय करने की बात करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरे और तीसरे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। अगर ये सक्सेसफुल होता है उत्तराखंड वाले रीजन में तो इसको ऑल ओवर दी कंट्री इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने एक डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ये डिजिटल डैशबोर्ड जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए है। अब देखो जो भी गंगा रिवर है हमारी उसको साफ करने के लिए यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बनाई गई थी। दैट मीन्स जो गंगा रिवर है उसका जितना भी बेसिन है, जब एक रिवर फ्लो करती है ना उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं वो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको हम बेसिन कंसीडर करते हैं। अब इस बेसिन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बनाई गई,
ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के अंदर गंगा को साफ करने की बात करी जाएगी और यहाँ पे लोगों को वॉलंटरली इन्वॉल्व किया जाएगा। अब इसी की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये जो किया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है, इसी की परफॉर्मेंस को एक तरह से देखने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है, ताकि डेली जो भी वर्क हो रहा है वो यहाँ पर एक तरह से अपलोड हो जाए और यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल डैशबोर्ड पर अवेलेबल रहे। अगर मैं बात करूं नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो हमारी जो गंगा रिवर है उसको साफ करने के लिए इस प्रोग्राम को 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया था, ये आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। इस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इस मिशन को चला रहा है और यहाँ पे गंगा रिवर को साफ करने की बात की जा रही है। उसके आसपास वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ट्रीट करने की बात हो या फिर गंगा रिवर के अंदर में से जितनी भी चीज़ें हैं उसको फिल्टर आउट करने की बात हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो मिशन है वो ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि लिंक्ड है किससे, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। उन्होंने बोला है कि आप इस कैनाल को एक तरह से कंप्लीट कीजिए। अगर मैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल की बात करूं तो हरियाणा वाले रीजन में जो एक रिवर है दैट इज़ यमुना, जो कि गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सतलुज रिवर की, तो इंडस रिवर की लेफ्टेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है सतलुज। अब इन दोनों रिवर्स को लिंक करने की बात करी गई, उसके लिए एक कैनाल बनाई जाएगी, जो कि आधी कैनाल जो है वो हरियाणा वाला रीजन बनाएगा और जो आधी कैनाल है वो पंजाब वाला रीजन बनाएगा। यहाँ पर जो हरियाणा वाला रीजन है उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो कैनाल है उसको बना दिया है और जो पंजाब रीजन के अंदर कैनाल है उसको अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने यही रेजोल्यूशन पास किया कि आप इस कैनाल को एक तरह से कंप्लीट कीजिए ताकि जो सतलुज और यमुना है उन दोनों रिवर्स को लिंक किया जा सके और जितने भी आसपास वाले जो ड्राई रीजन है वहां तक भी पानी की जो रिसोर्सेज है एक तरह से उनको पहुंचाया जा सके। एक और चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो कैनाल है 214 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो कि हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में लाई करती है। एक तरह से हरियाणा की कंप्लीट हो गई है और पंजाब वाला रीजन जो है इसको अभी पता नहीं कंप्लीट करेगा कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया है। वो रिजर्वेशन है तमिलनाडु के अंदर एक कम्युनिटी जिनका नाम है वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी। तो तमिलनाडु रीजन के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के कम्युनिटीज़ के अंदर 115 कम्युनिटीज़ आती हैं। इन 115 कम्युनिटीज़ के अंदर एक कम्युनिटी वनियाकुल क्षत्रिय कम्युनिटी भी है। अब यहाँ पे इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी, इनको प्रोवाइड कर दी 10.5% रिजर्वेशन और जितनी भी 115 कम्युनिटीज़ हैं उनको टोटल 20% रिजर्वेशन यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप एक कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन दे रहे हो और बाकी की जो 114 कम्युनिटीज़ बची हैं उनको सिर्फ 9.5% रिजर्वेशन मिल रही है। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि ये रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। तो आपने इस कम्युनिटी के बारे में याद रखना है कि ये तमिलनाडु वाले रीजन में लाई करती है और इस कम्युनिटी के अंदर कुछ और कम्युनिटीज़ भी आती हैं जैसे कि वन्यार हो गया, वन्या हो गया, देन इस गाउंडर हो गया। तो ये सारी कम्युनिटीज वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी के अंदर लाई करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी असेंबली के अंदर। वो रेजोल्यूशन ये है कि चंडीगढ़ को इमीडिएटली पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये रेजोल्यूशन इसलिए पास हुआ है क्योंकि रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, वो चंडीगढ़ के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल सर्विस रूल जो है एम्प्लॉयज़ के लिए वो इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। हालांकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या होने चाहिए थे, पंजाब सर्विस रूल्स, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ वाला रीजन है ज़्यादातर पंजाब के अंडर आता है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, कॉमन यूनियन टेरिटरी है किस किस की, पंजाब और हरियाणा की। इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया एक एक्ट के तहत, दैट इज़ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत दो रीजन्स को अलग अलग कर दिया गया, जो कि हिंदी स्पीकिंग वाला रीजन था वो हरियाणा में एक तरह से बन गया और जो ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाला जो रीजन था वो पंजाब में कन्वर्ट हो गया, पंजाब वाला रीजन बन गया। और यहाँ पे क्योंकि एक स्मार्ट सिटी थी दैट इज़ चंडीगढ़, पहले वो पंजाब की कैपिटल थी, लेकिन क्योंकि हरियाणा भी इस रीजन से ही अलग हुआ था तो इसीलिए हरियाणा को ये बोला गया जब तक आप अपनी स्मार्ट सिटी नहीं बना लेते तब तक आपकी जो यूनियन टेरिटरी होगी वो चंडीगढ़ ही होगी। लेकिन अभी तक हरियाणा ये चीज़ क्लेम नहीं करता है कि हमने कोई
स्मार्ट सिटी बना ली है। तो इस वजह से अभी भी हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ में हालांकि तो पंजाब के रूल्स ही अप्लाई होते हैं, पर यहाँ पे अमित शाह जी ने सेंट्रल सर्विस रूल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात करी है, इसीलिए ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो आपने याद रखना है बेसिकली जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बना था, ठीक है, ये सारी चीज़ 1966 के अंदर बना था, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी नेशनल और स्टेट न्यूज़ हैं वो समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश करी है कि मार्च और अप्रैल की जितनी भी हो सके सारी की सारी न्यूज़ मैं यहाँ पर कवर करूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।